एक ही दिन या कुछ घंटे ही बचे हैं 2022 एंड होने के। 2023 आपके करियर के लिए तो जितना फायदेमंद साबित हो, बट डेफिनेटली इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हो सकता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि आप मेरी पीछे लगी फोटो से समझ गए होंगे कि इंडिया को हाल ही में G20, दैट इज ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, की प्रेसिडेंटशिप का मौका मिला है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको इंडिया किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। अलोंग विद दैट, जैसे ही अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसके साथ साथ चैलेंजेस तो मुफ्त आते ही आते हैं। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लाए करती है इंडिया के लिए, कैसे ये टर्निंग पॉइंट प्रूव हो सकता है इंडिया के लिए एज अ कंट्री, एंड साथ साथ क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है। सो वेलकमिंग यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है ना स्टूडेंट। आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक को हम एनालाइज करने वाले हैं। एनालिसिस को और डीप डाउन समझने के लिए पहले एक बार हम बेसिक्स पे चलते हैं कि बेसिकली ये जो G20 है वो आखिर में है क्या। तो G20 एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन में जितने कंट्रीज आते हैं वो भी G20 ग्रुप का पार्ट है। ये जो कंट्रीज हैं, अगर इनकी कलेक्टिव पावर की बात करें तो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रिसाइड करती है। तो आइए एक बार देख भी लेते हैं ये कौन सी कंट्रीज की बात हो रही है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ईयू, फ्रांस, जर्मनी, हमारा प्यारा भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, एंड यस द बिग डैडी ऑफ द वर्ल्ड विच इज यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलिए अब ये जो G20 है ये फॉर्म क्यों हुआ था भाई। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमको उसकी रूट्स पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, एंड दैट इज वाई हम इस बात को समझेंगे कि ये जो G20 ग्रुप है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी और क्यों हुई थी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या था कि G20 से पहले एक ग्रुप एग्जिस्ट करता था बाय द नेम ऑफ G7। तो ये जो 7 कंट्रीज थे अंडर G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज थे जो ऑलरेडी एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे पहुंच चुके हैं। तो बाकी सारी कंट्रीज का क्या? तो नीड अराइज हुई कि भाई ये जो बाकी के कंट्रीज हैं उनको अपना बात रखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि G7 है कहीं ना कहीं इट वाज डोमिनेटिंग दी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। तो एक प्लेटफॉर्म अदर कंट्रीज जो लीज डेवलप है या डेवलपिंग स्टेज में है उनको भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। एंड साथ ही साथ क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस ने बहुत सारी कंट्रीज की जो बुनियाद है उसको हिला दिया था। तो कंट्रीज ने सोचा क्यों ना हम साथ मिलके एक एक ग्रुप बनाते हैं, एक कोलैबोरेशन करते हैं जहाँ पे हम साथ में मिलके किस तरीके से हमारा ट्रेड बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करी जा सकती है उसके ऊपर। सो दैट इज हाउ G20 came into formation. So as a response to the financial crisis in 1990s, तो 1990s की अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो आपको पता है कि 1991 में तो इंडिया में ही फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, विच लेड टू दी LPG पॉलिसीज इनटू दी कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस टाइम इंडिया ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज थे। And that is how they decided to form one common group called G20. Some countries were not adequately represented on the global platform, जो मैं आपको समझा। ठीक है, अब ये G20 जो है ये किस तरीके से काम करता है, इसमें जितने कंट्रीज है उसमें बाय रोटेशन इनको जो प्रेसिडेंटशिप है वो मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट बन के रहेगा, नहीं, हर साल रोटेशन होती है और हर साल नया प्रेसिडेंट बनता है। और बेसिकली 3 कंट्रीज मिलके डिसीजंस को टेक फॉरवर्ड करते हैं। कौन? एक तो जो करंट में प्रेसिडेंट होता है, एक लास्ट ईयर के जो प्रेसिडेंट होते हैं, और एक जो आगे अगले वाले साल में प्रेसिडेंट बनने वाली है वो कंट्री। तो 2022 की बात करें तो इंडोनेशिया, 2023 की बात करें इंडिया, और 2024 में प्रेसिडेंटशिप किसके पास जाने वाली है? इट इज ब्राजील। तो ये कलेक्टिवली मिलके लीड करते हैं एंड दे टेक फॉरवर्ड दी डिसीजंस टेकन अंडर द G20 फोरम। ठीक है ना। सो दे सिलेक्ट दी प्रेसिडेंट बाय कंसेंसस, कंसेंसस से, वोटिंग से जो है प्रेसिडेंटशिप डिसाइड होती है। प्रेसिडेंटशिप मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे।
क्योंकि बात हुई थी कि रोटेशन से मिल ही जाएगी, बट इस प्रेसिडेंटशिप का कोई भी कंट्री किस तरीके से यूटिलाइज करती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी करती है, दैट विल मेक अ डिफरेंस कि वो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद कितनी और कहाँ पे खड़ी होगी। देर आर टू पैरेलल ट्रैक्स, दो ब्रॉडर लाइंस पे जो नेगोशिएशंस होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। जो फाइनेंशियल ट्रैक होता है वहाँ पे कंट्री के जो गवर्नर है, इसके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो जाके एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड शेरपा ट्रैक में क्या होता है, जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बात हो सकती है, किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ लेबर को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, एनवायरनमेंट के ऊपर बात होती है, और बहुत सारे एरियाज है जिसको कवर किया जाता है। तो दैट इज हाउ द G20 वर्क्स। एंड इस साल बाय रोटेशन किसके पास प्रेसिडेंटशिप आई है, हमारे प्यारे भारत के पास। तो इंडिया के पास जब प्रेसिडेंटशिप आई है तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आई होगी, और वो अपॉर्चुनिटीज क्या है? फर्स्ट थिंग, इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका है कि वो जो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर चल रही है, जो अभी के टाइम पे नेवर एंडिंग सी दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो अपना रोल दिखाए। और अगर इंडिया इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस को सॉल्व कर लेता है या कहीं पे थमवा देता है, तो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर के लिए स्टैब्लिश हो जाएगा। सॉफ्ट पावर होती है और एक होती है मिलिट्री पावर। सॉफ्ट पावर इज थ्रू नेगोशिएशंस, कि भाई बिना लड़े तलवारें निकाले किस तरीके से कोई कंट्री डोमिनेट कर रही है, ये एक पावर बनी हुई है अराउंड दी वर्ल्ड। अगर ये इंडिया कर पाता है तो यस, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड में स्टैब्लिश करने की। इट कुड ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दी वेस्ट एंड दी ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो अगर आपने ग्लोब देखा हो, ग्लोब दो पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ कंट्रीज नॉर्थ में है, कंट्रीज साउथ में। तो जितनी भी कंट्रीज साउथ में है को एक टर्म दिया गया है ग्लोबल साउथ, और ये होता है ग्लोबल नॉर्थ। तो इंडिया को कहीं ना कहीं शुरू से आवाज माना गया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और अगर इंडिया एडिक्वेटली प्रेजेंट करता है अपने आप को एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, जितनी भी कंट्रीज हैं ग्लोबल यहाँ पे साउथ सर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यस अगेन इंडिया कैन अगेन शो इट्स प्राउवेस इन द इंटरनेशनल अरीना। उसके बाद रिसेंटली पीएम मोदी ने हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, कि आजकल डेटा ही सब कुछ। आप देख रहे होगे नए नए स्ट्रीम्स निकल के आ रहे हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिकॉज डेटा इज द न्यू असेट इन टुडेज वर्ल्ड। डेटा के बिना कुछ नहीं है। ये जो आप कोई सा भी एल्गोरिथम यूज करते हो, कोई भी आप वेबसाइट विजिट करते हो, तो उसके पीछे क्या यूज होता है? डेटा ही यूज होता है। तो डेटा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन टुडेज वर्ल्ड। तो पीएम मोदी ने इसकी इंपॉर्टेंस को भी रिसेंटली हाईलाइट किया। एंड अगर पीएम मोदी और इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट इन पर्टिकुलर अंडर G20 प्रेसिडेंटशिप, डेटा से रिलेटेड कोई रूल्स ले आते हैं सो दैट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ डेटा बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो यस अगेन ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। एंड यस, लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बी द लीडर ऑफ द लो इनकम नेशंस। जितने भी लो इनकम नेशंस है, इसकी एक आवाज़ बन के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। अब जब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं तो साथ में यस चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज देर इज ऑलवेज टू साइड्स टू द कॉइन, हेड्स एंड टेल्स। तो अब हमने हेड्स देख लिया, लेट्स फोकस ऑन टेल्स। इंडिया गॉट द लीडरशिप एट द टाइम ऑफ फ्रेजाइल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। भाई इंडिया को लीडरशिप मिली भी तो कब? जब पूरे विश्व भर में बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि एक तरफ यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, उस वजह से दुनिया में महंगाई हो रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। अभी अभी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कहाँ से निकली है? कोविड से निकली है, तो काफ़ी नाजुक या फिर फ्रेजाइल स्टेज में है। क्या चल रहा है? और रिसेशन है, साथ ही में क्या है? इन्फ्लेशन। तो काफ़ी मुश्किल समय के टाइम जो इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली है, बट यस अगर इंडिया इस चैलेंज को ओवरकम कर जाती है देन नथिंग कुड बी मोर बेस्ट देन दैट। फिर बात करते हैं टाइम टू टेस्ट टाइज विद दी वेस्ट। वेस्ट के कितने हम प्रो हैं और कितने अगेंस्ट है, ये भी बताने का टाइम अभी आया है। क्योंकि क्या है, अगर यूक्रेन रशिया क्राइसिस को सॉल्व करना है तो
इंडिया कभी भी रशिया के साथ अपने टाइज खराब नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि रशिया जो है डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है इंडिया को। और एट द सेम टाइम जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जैसे कि कनाडा, जैसे कि अमेरिका, ये सब किसके फेवर में है? यूक्रेन के। तो किस तरीके से इंडिया जो वेस्ट है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का क्या प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि भाई आप यूक्रेन का सपोर्ट करो रादर देन रशिया, क्योंकि रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। सो वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो एक्सपेक्ट इंडिया कि इंडिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को ही सपोर्ट करें। बट इंडिया रशिया को भी नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैंने आपको रीजन बता दिया है। ये काफी बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है इंडिया के लिए। एंड लास्ट इज टर्मोइल इन दी नेबरहुड। एक कंट्री बता दीजिए इंडिया का जो नेबरहुड है जहां पे इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही हो। स्टार्ट करें पाकिस्तान से, तो वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल, अभी अभी वहां की जो गवर्नमेंट है टॉपल हुई थी अराउंड जुलाई। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी क्या चल रहा है? डेफिनेटली पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं, और इकोनॉमिक क्राइसिस की जो इन्फ्लेशन का लेवल है इट हैज़ इंक्रीज बाय मोर देन 50%। इसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी यस हमेशा कहीं ना कहीं अग्रेशन दिखाता रहता है टूवर्ड्स दी तवांग वैली। तो यस, एंड ऑल्सो चाइना के साथ चाइना में भी क्या प्रॉब्लम चलती रहती है हमेशा? इट इज़ इन कॉन्स्टेंट क्लैश विद ताइवान ऑल्सो। तो इंडिया के जितने नेबरहुड्स हैं वो वहाँ पे भी कोई ना कोई क्राइसिस चल रहे हैं। यस, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आता ही आता है। जैसे कि अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था पूरा का पूरा, अब तालिबान कहाँ पे कहीं ना कहीं एंटर करने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तान में एंटर करता है तो वो प्रॉब्लम क्या इंडिया के लिए नहीं होगी? यस, इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा। ये सारी चैलेंजेस हैं जो इंडिया को 2023 में फेस करनी होंगी। तो अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? क्या करना चाहिए इंडिया को, या क्या वे फॉरवर्ड या वे आउट हो सकता है इसमें से? तो इफ वी से कि एक वे आउट कोई बताए तो यस, अभी अभी जो हमारे पीएम मोदी है उन्होंने वर्च्यू जो प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम है उसको प्रमोट किया है, जिसका मतलब होता है कि वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। तो देखना चाहिए और देखा जाएगा कि किस तरीके से इंडिया पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उसको एक फैमिली लेके आगे बढ़ती है। इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई एक वे आउट आता है कि मैम ये एक रास्ता हो सकता है कि इंडिया नेविगेट करके इस अपॉर्चुनिटी का फुल यूटिलाइज कर सकती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि हर वीडियो के बाद में अपने हर एक स्टूडेंट का कमेंट जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, जब भी मैं आपसे मांगती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं डेफिनेटली उसको रीड करती हूँ। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।